नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। दुनिया भर में 15 करोड़ से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के मुताबिक भारत में 4 करोड़ 66 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनका कुपोषण के चलते लंबाई और वजन नहीं बढ़ा है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में बौनापन भी कहा जाता है। भारत के 604 जिलों में से 239 जिलों में अविकसित बच्चों का प्रतिशत 40% से अधिक है। कुछ जिलों में ऐसे बच्चों की संख्या 12.4% तक है, तो कुछ जिलों में ये 65.1%, यानी राज्यों के लिहाज से आंकड़ा बदल रहा है। हालांकि पहले की तुलना में भारत में अविकसित या फिर कुपोषित बच्चों के आंकड़ों में कमी आई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 2005-6 से लेकर 2015-16 के बीच अविकसित बच्चों की संख्या में करीब 10% की गिरावट आई। 2005-6 में यह आंकड़ा 48% बच्चों का था, जो कि 2015-16 में 38.4% पर आ गया है। भारत में अपनी लंबाई के मुकाबले कम वजन वाले बच्चों की संख्या 2.55 करोड़, यानी करीब 2.5 करोड़। लंबाई के मुकाबले कम वजन होना 5 साल की उम्र तक वाले बच्चों में मौत की सबसे बड़ी वजह भी बताई जाती है। समझेंगे कि दुनिया भर में ये जो न्यूट्रिशन रिपोर्ट है उसमें आखिर कुपोषण एक बड़ी समस्या क्यों दिख रही है, और भारत के नजरिए से भी समझेंगे कि इसमें कमी आई है, लेकिन जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे उसकी क्या रफ्तार सुस्त हुई है या फिर रफ्तार बढ़ी है, और क्या बड़े कदम हैं राज्यों के स्तर पर जो हम चूक रहे हैं, जिसके चलते शायद हम इसको खत्म कर पाते, लेकिन अभी तक हम खत्म नहीं कर पाए इस कुपोषण को। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। आर.के. श्रीवास्तव साहब हैं, पूर्व महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, भारत सरकार। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। डॉक्टर उमेश कपिल साहब हमारे साथ हैं, आप प्रोफेसर हैं पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, एम्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शंकर अग्रवाल साहब हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। सर स्वागत है। शुरुआत में शंकर सर आपसे करना चाहूँगा, ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 और बच्चों के कुपोषण को अगर देखें तो दुनिया के नज़रिए से भी अभी भी ये समस्या विकराल है। 15 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इसकी जद में हैं और अक्रॉस द ग्लोब हालत खराब है। जी, आप जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कुपोषण के शिकार बच्चे, जिनको हम स्टंटेड और वेस्टेड चिल्ड्रन मानते हैं, वो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या हिंदुस्तान में है। उसका कारण भी है क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी आबादी का देश है और सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी है। लेकिन इन सब के बावजूद इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कुपोषण के और स्टंटेड ग्रोथ के और वेस्टेड ग्रोथ के इतने बच्चे हों। और उसका सबसे बड़ा कारण जो है, और जो रिपोर्ट में भी रिफ्लेक्टेड है, माल न्यूट्रिशन का है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, बहुत इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, लेकिन जो आशा और जो एक्सपेक्टेशन एंड एस्पिरेशन है उसके मुताबिक इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलता है ICDS, उसके माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनका न्यूट्रिशन का जो लेवल है उसको इम्प्रूव किया जाए। लेकिन अगर आप इस रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो एक बात और सामने आती है, वो ये आती है कि जो माताएं हैं उनकी जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो बहुत पुअर है, जिसकी वजह से स्टंटेड एंड वेस्टेड ग्रोथ हमारे यहाँ ज़्यादा होती है। तो हमको वो देखना पड़ेगा। एक दूसरा बड़ा फैक्टर जो है कि जिस समय उस महिला की शादी होती है उस समय उसकी क्या उम्र है। हमारे यहाँ जबकि इसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे लड़कियों की शादी कम अवस्था में 18 साल से पहले ही हो जाती है, और वो भी रिजल्ट करती है इन माल न्यूट्रिशन एंड अल्टीमेटली स्टंटेड ग्रोथ एंड वेस्टेड ग्रोथ में। एक और बड़ी भारी बात है कि जो हम डाइट देते हैं, और ओवर अ पीरियड टाइम अगर आपने देखा होगा कि जो माल न्यूट्रिशन की वजह से या जो स्टार्वेशन डेथ होती थी वो देश में कल लगभग नगण्य हो गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो माल न्यूट्रिशन है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन डज नॉट मीन कि उसको खाना नहीं मिल रहा। माल न्यूट्रिशन का मतलब ये कि जिस चीज़ की आवश्यकता है, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, मिनरल्स की, विटामिन्स की, वो जिस मात्रा में और जिस अनुपात में मिलने चाहिए बच्चों को, वो शायद नहीं मिल रही है। और इसलिए हमारा हर कोशिश होना चाहिए
कि जो भी एक स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड्स हैं न्यूट्रिशन के, कि जो बच्चे को इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन, इन टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन टर्म्स ऑफ विटामिन मिलने चाहिए, वो हम दे सकें। और इसमें एक बहुत बड़ा दायित्व परिवार के साथ साथ हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनका होता है। मैं एक एक करके सर इसमें आऊंगा कि जो हमारे पास फैक्टर हैं, जो अलग अलग हमने टूल्स बनाए हैं, वो कितने इफेक्टिव रहे हैं और क्या करने की जरूरत है। उससे पहले डॉक्टर उमेश, जो 3 बड़े फैक्टर दिखते हैं, एक तो अविकसित यानी कि लंबाई आपकी एज के हिसाब से कम होना, दूसरा वजन, और मोटापे को लेकर भी जो ये रिपोर्ट इशारा कर रही है। क्योंकि भारत में जो स्वास्थ्य है वो राज्यों का विषय माना जाता है, उनकी नीतियां वहां पर उसको इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा उनके पास होता है। और ये शायद यही वजह है कि राज्यों में आंकड़े जो हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। कुछ जिलों में ये संख्या महज 12% तक है, जबकि कुछ जिलों में 60 से ऊपर है। ये डिफरेंस क्यों दिखता है? देखिए, ऐसा है कि जो कुपोषण है, इट इज़ नॉट ओनली द आउटकम ऑफ फूड पर से। ऐसा नहीं है कि मुझे खाने को कम मिलता है तो मैं कुपोषित होऊंगा। साइंस के हिसाब से कुपोषण इज अ इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। उस देश में कितना डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हेल्थ के अंदर, वाटर सप्लाई सैनिटेशन में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, सारी चीज़ों के कंबाइन करने के बाद एक कुपोषण का एक इंडेक्स निकलता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कुपोषण कम हो, तो हमें ये सारी चीज़ों को एक साथ उठाना पड़ेगा। और जिन जिलों के अंदर, जिन स्टेट्स के अंदर जहाँ गवर्नेंस अच्छी है, जहाँ पे सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं, वहाँ पे कुपोषण का जो परसेंटेज है वो अपने आप कम है। और ये हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए ना, अगर आपके पास एक बच्चा है, लड़की है, एडोलेसेंट बनती है, उसकी हाइट कम है, उसका वजन कम है, वो छोटे बच्चे को जन्म देगी, उसका लो बर्थ वेट बच्चा होगा। वो जो लो बर्थ वेट बच्चा है वो आगे जाके वेस्टिंग एंड स्टंटिंग एंड अंडरवेट रहेगा। तो उसकी इस कंपोजिट इंडेक्स, तो हमें इसे मान के चलना पड़ेगा कि जब तक ये सारी चीज़ें नहीं इम्प्रूव करेंगी, और हमारे देश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, 1% के हिसाब से पर ईयर सारी चीज़ें कम हो रही हैं। अगर आप NFHS के पहले सर्वे देखेंगे तो हर सर्वे के अंदर 5 साल बाद, 8 साल बाद जो सर्वे किया गया है, तो 8 से 10% कमी है। एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ खाना दिया गया है उनको, इट्स बिकॉज कि हमारे यहाँ बाकी सारे जो सेक्टर्स हैं, जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। श्रीवास्तव सर, जो आंकड़ों में जड़ अगर मैं समझना चाहूँ, एक तो जैसा कि कहा शंकर साहब ने कि अवेयरनेस, हम या जो हमारी फैमिली है, जो परिवार है, वो महिलाओं को जो कि प्रेग्नेंट है या जो बच्चे जिन्होंने जन्म लिया है, उनको क्या देना है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, इसको लेकर उतनी जागरूकता नहीं। एक बड़ा कारण ये भी है, ना कि ये कि हमारे पास खाने या देने के लिए भोजन नहीं है। इसमें कितनी हकीकत है। और स्टेट लेवल पर इस तरह के अवेयरनेस कार्यक्रम, क्योंकि हमने 70-75 के बाद से मैं कहूँ लगातार शुरू हुए हैं, उनकी रफ्तार क्या कुछ धीमी दिखती है, या फिर फोकस जो है, क्योंकि बजट में देखता हूँ इस तरह के कार्यक्रम को लेकर कहूँ तो 1% से भी कम दिखता है कई राज्यों में। देखिए, महत्वपूर्ण विषय है। इसका जो प्रमुख बिंदु है वो ये है, माता, बच्चा और परिवार सही खाना देने के बारे में जानकारी रखता है कि नहीं, और अगर रखता है तो वो सही खाना मुहैया कराने की सामर्थ्य रखता है कि नहीं, और अगर वो भी रखता है तो उसके बाद उसमें उस चीज़ को इस्तेमाल करने की और उसे मेंटेन करने की रुचि है कि नहीं। जो हमारी सरकारी सिस्टम की एडवोकेसी कैंपेन होती है, वो एडवोकेसी कैंपेन जितनी भी होती है, वो नेचुरली हर स्टेट अपने सिस्टम में, अपनी भाषा में, अपने तरीके से ओवरऑल फ्रेमवर्क ICDS या NHM के उसे एडवोकेट करती है। अगर आप उसको बजट को छोड़ दें और एडवोकेसी कैंपेन में होने वाले
जो प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं उनकी तरफ देखें तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ई मोड में भी मिल जाएंगे, पोस्टर मोड में भी मिल जाएंगे, ट्रेंड आंगनवाड़ी वर्कर भी मिल जाएंगी, ट्रेंड आशा भी मिल जाएंगे। हर हफ्ते के अंदर या 15 दिन पे विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी की मीटिंग भी हो जाएगी, वो सब हो जाएगा। तो ये कहना और ये मानना कि उनको जानकारी नहीं है, ये सही नहीं है। Okay. अगर उन्हें जानकारी है तो क्या वो मुहैया करा सकते हैं? इसको नहीं। और यहाँ पे वो बातें जो डॉक्टर उमेश कपिल ने कहा कि ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरीके से जा रहा है, उसमें सपोर्ट क्या मिल रही है, उसकी मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन की क्या टेक्निक है, और जब हम मिशन मोड की बात करते हैं ना, तो एक्चुअली क्या वो मिशन मोड में जा रहा है? इतनी बड़ी संख्या में किसी देश के अंदर पिछले इतने सालों से बच्चे मेल न्यूरिश्ड रहें, अंडर न्यूरिश्ड रहें, स्टंटिंग हो, थिनिंग हो, वेल न्यूट्रिशन हो, और सरप्राइजिंगली सेम चिल्ड्रन का प्रोपोर्शन इस रिपोर्ट में बढ़ा है। ये सब चीज़ लगातार होती रहे और हम उस सिस्टम के तहत ही अपना काम करते रहे, मिशन मोड को एनर्जाइज ना करें तो ये उचित उपाय नहीं है। एक बड़ी चीज़ होती है, 2 मंत्रालय हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। हर मंत्रालय का अपना अपना प्रोग्राम है, अपनी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपना अपना इन्वेस्टमेंट है, अपना अपना बजट एलोकेशन है, अपनी अपनी ह्यूमन रिसोर्स है। अगर चीज़ें सब ठीक हो जाए तो ये सारी स्ट्रक्चर जो है वैसे ही दिक्कत में आ जाएगी जैसे कि पल्स पोलियो के अंदर पल्स पोलियो का सिस्टम था। सो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, कंप्लिसेंसी इज ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस अदर देन विच नीड टू बी टैकल्ड बाय मिशन मोड। हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो अमाउंट सेव्ड, आप कहते हैं स्टंटिंग इतने % है, अगर स्टंटिंग किसी ग्रुप बच्चों में तो इसका क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है स्कूलिंग पे, क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी पे, क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन पे, क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है उस लड़की की जो प्यूबर्टी के टाइम पे होने वाली चेंजेस, उससे होने वाली साइकिल पे अफेक्ट होने से, चाइल्ड बियरिंग पे, इन सब पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज़ें अपने आप में एक बड़ी बड़ी योजनाओं को जन्म देती हैं, योजनाओं पे इन्वेस्टमेंट आता है। सो देयर इज ए इंडिविजुअल एंगल, देयर इज ए प्रोवाइडर एंगल एंड देयर इज ए फाइनेंशियल एंगल। ओके, वी हैव टू कट अक्रॉस देम। डॉक्टर उमेश, लेकिन एक और चीज़ जो इस रिपोर्ट में कहीं इशारा भी करती है कि भारत जैसे देश में जो फूड हैबिट है, यानी कि हमारे जो परिवार या फैमिली जो हम खाना इस्तेमाल करते हैं दिनचर्या में, क्या वाकई वो उतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू का है जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी को जिसकी ज़रूरत है, या फिर एक उभरते बढ़ते बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है, या फिर अभी भी हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं डे टू डे लाइफ में, दिनचर्या में, उसमें कहीं बदलाव न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से हमें करने की ज़रूरत है, जिस तरफ हम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़े हैं। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक खाने का सवाल है, हमारा जो देश का जो ट्रेडिशनल फूड है, दाल रोटी चावल, हरी साग सब्जी, सीज़न की वेजिटेबल, सीज़न के फ्रूट्स, इट्स अ वेरी कम्प्रिहेंसिव बैलेंस्ड डाइट। और ये आज से नहीं, बड़े सालों से, हज़ारों सालों से जब से डाइट है, हमारी डाइट पक्की है, मजबूत है। अब सवाल ये है कि जो आदमी कुपोषित है वो खाना कम खाता है। और खाना कम क्यों खाता है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है कि उस तरीके का खाना वो ला सके। तो उसकी जो फूड है, ओवरऑल जो फूड है, वो बेचारे को कम मिलता है। उसके बाद अगर उसको इन्फेक्शन हो जाता है, यंग बच्चे को डायरिया हो जाता है, तो वो मेडिकल फैसिलिटी के लिए जाता है। अगर वहाँ हेल्थ के लिए फैसिलिटी मिलती है तो फटाफट ठीक हो जाता है। अगर वो नहीं मिलती है तो बच्चे को जो बीमारी 3 दिन में ठीक हो जानी चाहिए वो 5-7 दिन में ठीक होती है। सिमिलरली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड के जो इन्फेक्शंस हैं, अगर उनके लिए बराबर दवाई मिलती रहे तो जल्दी से बच्चा कुपोषित की तरफ नहीं जाएगा। और हमारे यहाँ कुछ भ्रांतियाँ भी हैं कि बच्चा अगर डायरिया है तो उसका खाना बंद कर देते हैं, निमोनिया है तो खाना बंद कर देते हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि जब बच्चा बीमार होता है, बुखार होता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो जो प्रमुख बात यह है कि हमारा जो फूड है वो बिल्कुल ठीक है। ओनली थिंग इज़ कि जैसे बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए सिर्फ 6 महीने तक, तो कोई बीमारी नहीं होगी उसको, ऐसा नेचुरल इम्यूनिटी। अगर उसको टीके ले मिलें पूरा, बिल्कुल ठीक रहेगा।
6 महीने के बाद उसको घर के अंदर का जो कम्प्लीमेंट्री फूड है वो दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये सारी चीज़ें जो कुछ बिंदु हैं जिनको ऊपर हम अपना काम करें, माँ काम करे, तो वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और पर होता क्या है कि माँ के पास टाइम नहीं होता, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पानी है, सैनिटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारी चीज़ें चाहिए हमारे को। अभी हमारे देश में हो क्या रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम बात करते हैं दैट इज़ वर्टिकल ग्रोथ। आईटी सेक्टर में ग्रोथ हो गया, इंडस्ट्री में ग्रोथ हो गया, बट देयर नो हॉरिजेंटल ग्रोथ कि जिसमें सारे के सारे सेक्टर्स एक साथ इम्प्रूव करें। जब ये सारे सेक्टर्स अपने आप इम्प्रूव करेंगे एक साथ, तो हमारे देश के अंदर मेल न्यूट्रिशन अपने आप कम हो जाएगा। शंकर साहब, कितना सहमत हैं आप डॉक्टर उमेश से? और दो जो अलग अलग इसके पार्टीशन अगर मैं करूं, एक है कि संक्रमण ना हो, एक संक्रमण बड़ी वजह यानी कि छोटे उम्र में बीमारियां जिसके चलते ग्रोथ पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है, और ये जो आंकड़े में 4 से 6 पैरामीटर अलग अलग हैं उसमें संख्या बढ़ जाती है। दूसरा है कि क्या उन तक रीच, अवेयरनेस और वो फूड मौजूद है, क्योंकि मैं देख रहा था 75 के बाद से लगातार बाल विकास सेवा योजना, राष्ट्रीय पोषण नीति, कई सारे नए कार्यक्रम इस तरीके से चले और ज़रूरत और हकीकत में क्या कुछ है उसके हिसाब से उसमें बदलाव भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद लैग कहां पर कर रहे हैं हम? ये देखिए, मेरा बड़ा फर्म मत ये है कि पहली चीज़ है कि हम बच्चे के जन्म के पहले और बच्चे के जन्म के बाद न्यूट्रिशियस फूड दें। एक तो हो गया क्वांटिटी, हो सकता कि बिकॉज ऑफ पावर्टी, गरीबी की वजह से कम भोजन मिल रहा होगा, मात्रा में भोजन मिलता हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि अब जितना विकास हो गया है, प्रोस्पेरिटी आ गया है, उससे भोजन की मात्रा में बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जो अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम बच्चे को क्या खिलाएं, माता को क्या खिलाएं, जिससे कि जो आवश्यक हमारे कंपोनेंट्स हैं और एलिमेंट्स हैं न्यूट्रिशन के, वो उनको मिल सके। मैं कोई बहस में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगा। आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाइए, वहाँ बहुत सारी महिलाएं आपको मिलेंगी। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे चले जाइए जहाँ पे कुछ काम हो रहा होगा, बहुत सारी महिलाएं मिलेंगी। आप उनका खाना देखिए, वो लोग क्या खाना खाते हैं, चाहे वो सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो। अधिकतर लोग बाग वो अपनी रोटी बनाते हैं, कुछ उस पर अचार रख देते हैं या चटनी रख देते हैं, जो उनका खाना होता है। कभी कभी मान लीजिए सब्जी भी बनाई तो एक आलू किसी सब्जी बना के खा लेते हैं। देन हाउ डू वी एक्सपेक्ट कि जो उसको मिनरल चाहिए, जो उसको विटामिन चाहिए, जो उसको प्रोटीन चाहिए, वो उसको मिल जाए? वो बहुत मुश्किल भी बात है, ये होता नहीं है। और क्योंकि माल न्यूट्रिशन का या लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड की वजह से जो स्टंटेड या जो थोड़ी ग्रोथ में कमी रहती है, उसका प्रभाव बड़ी दिन के बाद देखने के बाद मिलता है, तो पेरेंट्स उतनी जल्दी रियलाइज़ नहीं करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर जब हम बात कर रहे थे पोलियो वैक्सीन की, उसको एक मिशन मोड में चलाना बहुत आसान था। इसके लिए भी एक मिशन मोड हमको चलाना पड़ेगा, लेकिन उस मिशन मोड को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पैशन की आवश्यकता होगी। इसके बाद है कि इसके बावजूद भी, क्योंकि जो हम अभी आप बात कर रहे थे बीमारी की, बीमारी भी तभी होती है कि जब शरीर में लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो बीमारी जल्दी आती है। तो एक तो यही है कि न्यूट्रिशन की वजह से उसमें क्षमता कम हो जाती है। लेकिन मान लीजिए बिकॉज ऑफ सम अदर रीज़न बीमार अगर हो भी जाते हैं, तो हमारी जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हैं और बाकी जो हमारी चिकित्सा सुविधाएं हैं, वो हमको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, जिससे कि गरीब लोगों को जल्दी से जल्दी और इफ़ेक्टिव मेडिकेशन मिल सके और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड हो सके। अब मैं एक और सवाल पे आता हूं सर, क्योंकि शंकर सर, क्योंकि राज्यों का विषय माना जाता है और हमने देखा है कि हेल्थ को लेकर अलग अलग राज्यों में यही रिपोर्ट कहती है कि कुछ राज्यों में जो जिले है वहां पर 12% तक महज कुपोषित बच्चे हैं और कुछ राज्यों पर 60 से ज़्यादा। क्या हेल्थ को लेकर एक कॉमन हम कहें कि एजेंडे पर एक राष्ट्र को काम करने की ज़रूरत है? एक नेशनल पॉलिसी हेल्थ की होनी चाहिए जो कि राज्यों को इम्प्लीमेंट करनी है, फिर उसकी निगरानी हो, जैसे कि आप पल्स पोलियो की बात करें, इस तरह के हमें प्रोजेक्ट मिशन के तौर पर लेने होंगे एज अ नेशन, तब शायद हम इसे दूर कर पाएं। एब्सोल्युटली, मैंने कहा कि आपको एक मिशन बनाना पड़ेगा, लेकिन ये मिशन कहीं उससे ज़्यादा बेहतर होना पड़ेगा जो कि हमने पल्स पोलियो के लिए बनाया।
और सेकेंडली इसमें क्या है कि इसमें 3-4 मंत्रालय एक साथ मिलते हैं, जैसे एजुकेशन, विमेन एंड चाइल्ड, हेल्थ एंड मे बी लेबर ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ये सब जब चारों अगर एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे अंडर वन लीडरशिप, नॉट लीडरशिप एट द लेवल ऑफ द सेक्रेटरी बट सम अदर, कुछ कोई मैकेनिज्म हमको बनाना पड़ेगा जिससे कि हम इफेक्टिवली कर सकें। और फिर हमको टारगेट करना पड़ेगा ईच एंड एवरी चाइल्ड, कि जो भी उस शहर, उस गांव में, उस शहर में कोई भी बच्चा है और जो मान लीजिए 5 साल तक का है, उस पर हम फोकस करें कि क्या उसको न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बहुत मुश्किल नहीं है, मनी की कोई, फंड्स की कोई कमी नहीं है, मेरे ख्याल से रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, बट हमको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा, मॉनिटरिंग तगड़ी करनी पड़ेगी। एंड आई एम श्योर कि जब छोटे छोटे थाईलैंड वाइलैंड टाइप के कंट्री हमसे आगे निकल सकते हैं जी, तो श्योरली वी कैन ऑल्सो डू वेरी वेल। श्रीवास्तव सर, क्या उपाय है आपकी नज़र में? मेरे हिसाब से सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि जो ये प्रॉब्लम है इसको एड्रेस करने के लिए एक तरीके की मल्टी मिनिस्टीरियल मिशन मोड अप्रोच की आवश्यकता है। और जिन मिनिस्ट्रीज़ को इन्होंने गिनाया उन मिनिस्ट्री को एकजुट होकर के काम करना चाहिए। 2018 के अंदर जो नेशनल न्यूट्रिशन इसकी मिशन की जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ उसमें उन्होंने इस चीज़ को करने का प्रयास किया है। उन्होंने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, पहले साल में कितने होंगे 300 समथिंग, दूसरे साल में 200 समथिंग, बाकी तीसरे साल में, उसको करने का टारगेट दिया है। और उन्होंने दोनों मंत्रालयों को इकट्ठा कोऑर्डिनेट भी किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय को और वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ। इन दोनों मंत्रालय को करने के लिए जब वो ग्राउंड लेवल पे वर्क करेंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर की वर्कफोर्स, ICDS की वर्कफोर्स कन्वर्ज होके अगर 0 to 6 वाले को एड्रेस कर रही है, मदर को एड्रेस कर रही है, और उस सब का एक ओवर आर्चिंग मैकेनिज्म बनता है जो उसे डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहा है। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को नीति आयोग प्रतिदिन शाम को डैशबोर्ड पे मॉनिटर करता है। तो सिस्टम बनाना नहीं मुश्किल है, लेकिन उस दिशा की तरफ बढ़ने के लिए सार्थक प्रयास करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि ये आंकड़े जो है नोबडी विल एवर एक्सेप्ट। डॉक्टर उमेश साहब, आखिरी कमेंट आपका कि उपाय आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि हमने जब देखा कि राज्यों में या केंद्र कोई अगर नीति हेल्थ को लेकर करता है तो एक सुझाव दे सकता है, एक गाइडलाइन जारी कर सकता है, अलग अलग राज्य उसे अलग तरह से लागू करते हैं। उसी स्कीम के रिजल्ट एक राज्य में बहुत अलग हैं, दूसरे राज्य में बहुत कई बार ख़राब भी होते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पल्स पोलियो एक बीमारी है, उसका एक बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट है। एक वायरस है, उससे होता है। वायरस अगर एनवायरनमेंट के बाहर जाता है तो मर नहीं, जाता उसका जिक्र इसलिए कि तो कोऑर्डिनेशन की बात हुई कि मिशन मोड हम अगर वो किसी को लें। मतलब पल्स पोलियो इज एंटायरली डिफरेंट डिजीज। malnutrition has about 20 different factors, so to tackle all the 20 factors simultaneously difficult. Let me put it this way, that's number one. ये malnutrition जो intergenerational है, आप बच्चा छोटा होगा, लड़की छोटी होगी, माँ छोटी होगी, बच्चा छोटा होगा। आप ये मोटी सी बात मान के चलिए कि बकरी का बच्चा छोटा होगा, हथनी का बच्चा बड़ा होगा, राइट? तो जो बच्चा बड़ा होगा उसके अंदर मेल न्यूट्रिशन कम होगा, जो छोटा होगा वो शुरू से ही डिप्राइव्ड है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि ये जो बच्चे हैं इनके अंदर मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण ज़्यादा होगा। इसके अलावा एक हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। हमारे देश में 25 से 30% जो पॉपुलेशन है, जो परिवार हैं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। मतलब कि उनको रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज नहीं मिलता है, तो उनके बच्चे तो कुपोषित होंगे अनलेस एंटिल हम जाके उन बच्चों को चिन्हित करें, उन बच्चों को हम सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करें, उनको हम काउंसलिंग करें कि भाई आपको ब्रेस्ट फीडिंग देनी है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी है, 6 महीने के बाद आपको खाने को देना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम उन बच्चों को चिन्हित करेंगे तो उनके बच्चे, उन परिवारों के बच्चे कुपोषित नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि जो रिपोर्ट है वो असल में किस तरीके के इशारे कर रही है देश में कुपोषण को लेकर, बच्चों में जो कुपोषण की समस्याएं हैं और किस तरीके से दुनिया के देश भी इससे प्रभावित हैं।
हमारे देश में कमी जरूर आई है 2005 से 2015 के बीच में करीब 10% की, लेकिन इसे हमें तेजी के साथ और नीचे लाने के लिए किन कदमों की जरूरत है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था आचार संहिता और सोशल मीडिया को लेकर। आशुतोष लिखते हैं कि आज के सूचना प्रधान युग में सेंसरशिप की बात स्वयं में अव्यावहारिक है। ये जागरूक नागरिकों और सरकार का सम्मिलित उत्तरदायित्व है कि सोशल मीडिया का कुशल उपयोग करें, जिससे चुनावों में पारदर्शिता बनी रहे और लोकतंत्र मजबूत होता रहे। धर्मेंद्र कश्यप लिखते हैं कि चुनाव आयोग का ये कदम सराहनीय है। सोशल मीडिया पर पूर्ण नियंत्रण आसान नहीं, निश्चित तौर से ये कहीं न कहीं चुनाव को प्रभावित करते हैं और हमारे देश की मीडिया को भी समझना चाहिए कि जो निष्पक्ष है उस दल के या किसी भी दल के विज्ञापन नहीं दिखाने चाहिए। तो आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना भेजते रहिए, कार्यक्रम में शामिल करते रहेंगे और हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।